नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज अजीब दास्तान का रिव्यू। यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं याद दिला दूं कि आप नीचे बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। जब भी कोई एक कॉफ़ी मेरे लिए ख़रीदता है वो मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है कि मैं ऐसे वीडियो करता रहूं। अब अगली बारी आपकी है। तो अजीब दास्तांस, शीर्षक ही अजीब सा है ना। दास्तांस, दास्तान का बहुवचन। अजीब दास्तानें भी कहानी और इस एंथोलॉजी का शीर्षक हो सकता था, लेकिन नया चलन है, नई भाषा है, नई हिंदी बन रही है, जहाँ हिंदी शब्दों, उर्दू शब्दों के भी बहुवचन बनाए जाएंगे तो उनके साथ ऐसे एस लगा दिया जाएगा और फिर हमारे चलन में, हमारे प्रचलन में ये बातें, ये भाषा, ये शब्द आ जाएगा। खैर, यह एंथोलॉजी 4 मिनी फिल्म की है और पहले ही मैं अपनी पसंद जाहिर कर दूं, मैंने आज दोपहर में देखी यह एंथोलॉजी और मुझे इन चारों में से सबसे ज़्यादा पसंद आई नीरज घेवन की गीली पूची। उसके बाद कायोज ईरानी की अनकही, फिर शशांक खेतान की मजनू और सबसे आखिर में राज मेहता की खिलौना। मेरी पसंद की वजह है और मैं अब उन कारणों पे आता हूँ। सबसे पहले मैं नीरज घेवन की बात करूँगा। नीरज घेवन ने बहुत ही साहस के साथ एक दलित किरदार को अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका दी है। हिंदी फिल्मों में दलित किरदार अमूमन नहीं आ पाते हैं, या आते भी हैं तो सहयोगी और सेकेंडरी भूमिका में रहते हैं। यहाँ दलित किरदार भारती मंडल मुख्य किरदार है और उसके सहयोगी किरदार के तौर पर प्रिया शर्मा दिखाई पड़ती हैं। नीरज घेवन ने बारीकी के साथ और बहुत ही दैनिक जीवन के प्रसंगों को लेकर के और एक औद्योगिक या छोटे शहर के कारखाने में जिस तरीके के संरचना बन रही है और जैसे संबंध बन रहे हैं, उनके बीच दलित पहचान की समस्याओं को छूती हुई उनकी यह मिनी फिल्म बहुत कुछ ठोस बातें कह जाती है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए और इसके परतों को खोल के देखना और पढ़ना चाहिए। तभी जाकर मालूम होगा कि कैसे भारतीय समाज में आज भी जातिगत व्यवस्था कैसे हमारे अंदर, हमारे मानस में बसी हुई है और कैसे हम जब अपने लिए किसी एम्प्लॉय को चुनते हैं तो किस प्रकार से हमारे कौन से कंसिडरेशन काम कर रहे होते हैं। यहाँ भारती और प्रिया दोनों लगभग समान योग्यता की लड़कियां हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि भारती मंडल की नियुक्ति नहीं होती है उस डाटा प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन प्रिया शर्मा को उसी पद पर रख लिया जाता है और भारती मंडल को असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है, असेंबली लाइन काम करने के लिए। घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं कि दोनों लड़कियां करीब आती हैं, एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझती हैं और इन दोनों लड़कियों की स्थिति जाति भेद के बावजूद लगभग एक जैसी है। दोनों अपने अपने परिवारों में, अपने दायरे में मिसफिट हैं। उनके बीच एक बॉन्डिंग बनती है, लेकिन भारती मंडल ज़्यादा समझदार है। वह इस चीज़ को समझ जाती है कि दिमाग में जो चीज़ें बसी हुई हैं
सालों सदियों से, उसको इतनी आसानी से दूर करना मुश्किल होगा, इसलिए वह जो बॉन्डिंग बनी थी, उस बॉन्डिंग का जो एक आयाम नया बन रहा था, उससे पीछे हट जाती है। मैं बता दूं कि इस मिनी फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा ने निहायत भावपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा भावप्रवीण वो दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने जिस तरीके से खुद को पेश किया है, जो बॉडी लैंग्वेज अपनाया है, जो मेकअप उतारा है, वह सब कुछ एक साहसी अभिनेत्री का परिचय देता है। अदिति राव हैदरी जो प्रिया शर्मा की भूमिका में, वो भी कहीं कम नहीं पड़ती हैं। उन्हें जिस तरीके का किरदार नीरज घेवन ने दिया है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। नीरज घेवन को मैं राजनीतिक फिल्मकार मानता हूँ, इसलिए कि वे देश की सामाजिक संरचना को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जातीय भेदभाव को भी बहुत अच्छी तरीके से परख चुके हैं और अपने किरदारों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के घटनाओं के ज़रिए और अपने कथानक में उनको खास स्पेस देते हैं। उनकी मसान भी ऐसी थी और यह फिल्म भी बहुत कुछ कह जाती है। तो नीरज घेवन को बधाई और मुबारक। हालांकि यह फिल्म जो मिनी फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म भी बन सकती थी, लेकिन शायद अभी की स्थिति में नीरज घेवन ने यह खुद को मिनिमाइज़ किया है और यहाँ खुद को प्रस्तुत किया है। लेकिन मिनिमाइज़ करने में भी उनका जो प्रखर स्वरूप है, उनका जो प्रखर विचार है, वह इस फिल्म में आया है। अच्छी बात है कि करण जौहर के साथ आने के बाद भी उन्होंने अपनी मेधा बचा रखी है, जिसके भ्रष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। हालांकि एक हल्का सा टच आया है इसमें, लेकिन वह भी कहानी का एक हिस्सा बन गया है। तो चारों मिनी फिल्म में से यह फिल्म जो मिनी फिल्म है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरे नंबर पर मैं अनकही को रखूँगा। अनकही जो कायोज ईरानी की फिल्म है, जिसमें शेफाली छाया, मानव कौल ने लीड किरदार निभाए हैं और दोनों ने जिस तरीके से एक प्रौढ़ प्रेम को व्यक्त किया है और अव्यक्त इच्छाओं को जाहिर किया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मानव कौल यहाँ एक गूंगे बहरे के किरदार में हैं और शेफाली शाह यहाँ एक ऐसी माँ के किरदार में है जिनकी बेटी अब बहरी होती जा रही है और डर है कि बहरी होने के बाद से वो गूंगी भी हो जाएगी। पति पत्नी के बीच ज़्यादा मधुर संबंध नहीं है और अब पत्नी ऐसा अकेलापन महसूस करती हैं, जिन्हें थोड़ी राहत मिलती है जब वे मानव कौल के पास जाती हैं, उनकी तस्वीरों से प्रभावित होती हैं। बात होती है तो पता चलता है कि मानव कौल जिन कान में मशीन लगा के सुन सकते थे, उन्होंने उसे भी हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि लोग होठों से झूठ बोलते हैं। इसलिए अब वे आँखों को पढ़ते हैं क्योंकि आँखों में सच्चाई होती है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में एक संवाद आता है मानव कौल का शेफाली शाह के लिए कि तुमने तो आँखों से भी झूठ बोल दिया। बाकी कहानी के पेचदार विकास पे मैं बात नहीं करूँगा कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या होता है। इस एंथोलॉजी की शशांक खेतान की फिल्म, जो कि कामयाब फीचर फिल्में बना चुके हैं, लगता है कि उन्होंने उन फीचर फिल्मों की ही एक किसी घटना को यहाँ उठा लिया है, या हो सकता है कि किसी फिल्म में उनके ये किरदार रहे हों और उसको बनाया है यहाँ पे। किरदार लार्जर देन लाइफ लगते हैं और उनके व्यवहार भी वैसे दिखते हैं, लेकिन प्रसंग या कथ्य इतना छोटा है और लगभग बेकार सा है।
इतनी बार देखा जा चुका है और इतनी बार उसे पर्दे पर हम बार बार गुजर चुके हैं उससे कि यहाँ उसमें कोई नवीनता नज़र नहीं आती है। नवीनता अगर है तो सिर्फ जयदीप अहलावत के अभिनय में है, फातिमा सना शेख के अभिनय में है, और उनके साथ जो यंग किरदार है जिसका नाम क्या है, अरमान रलहन है। इन तीनों के अलावा फिल्म में कुछ खास नहीं है और फिल्म बहुत ही घिसी पिटी फ्रेम में चलती है और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती है और कहने के लिए था भी नहीं इनके पास। शशांक खेतान की यह सीमा नज़र आती है इस मिनी फिल्म में। बेहतर है कि वे फीचर फिल्म ज़्यादा अच्छा करते हैं, वहीं और बेहतर करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इस एंथोलॉजी की सबसे कमज़ोर फिल्म है राज मेहता की खिलौना में एक मेड की कहानी है जो घर घर में काम करती है और अपने मोहल्ले के इस्त्री करने वाले से उसका रोमांस भी चलता है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो उतनी ही स्ट्रीट स्मार्ट है जितनी उसकी बड़ी बहन है और अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकती है। इतनी चालाक लड़की है और वह ऐसा करती है। फिल्म में एक हल्का सा रहस्य भी है और निर्देशक ने उसे बहुत स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी जुगुप्सा पैदा कर देता है फिल्म के आखिरी में जो दृश्य हैं। तो मुझे इस एपिसोड में मज़ा नहीं आया और कॉस्ट्यूम, कभी करण जौहर ने एक बार कहीं लिखा हुआ बताया था कि वे एक ऐसी ही एंथोलॉजी कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें नौकरानी की भूमिका के लिए किसी को कॉस्ट्यूम देना था, तो उन्होंने पूछा था अपने असिस्टेंट से कि इसके चेंज नहीं लाए हो क्या, इसके कपड़े नहीं लाए हो, हर सीन ये एक ही कपड़े में करेगी। उनको आइडिया नहीं था कि मेड किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही महिलाएं के कपड़ों की चॉइसेस क्या होती हैं या उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं और कितना वो पूरा कर पाती हैं। वो यहाँ भी लापरवाही दिखती है। जिस तरीके का मेकअप और जिस तरीके के लिबास दिया गया है नुसरत भरूचा को, वह मिसफिट है, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है मेड के लिए। और ख़ास करके वो बॉडी लैंग्वेज सिर्फ घुटना दिखाने से और बैठ के पोछा लगाने से मेड नहीं हो जाते। एक मेड की, आप यकीन न हो आपको याद हो तो आपने सर देखी होगी, सर को याद करें और यहाँ इस फिल्म को देखें, वहाँ तिलोत्तमा सोम को देखें और यहाँ नुसरत भरूचा को देखें और वहाँ रोहन गेरा और यहाँ राज मेहता। तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी तुलनाएं की जानी चाहिए ताकि जो घटिया काम हो रहा है वो भी सामने आए। तो इस एंथोलॉजी में एक ही फिल्म जो याद रह जाती है और जो देखने लायक है, और उस पर कभी उसी थीम पर मुझे लगता है नीरज घेवन को कभी फीचर फिल्म भी बनानी चाहिए। और नीरज घेवन में हिंदी फिल्मों के निर्माताओं को विश्वास देना चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए। तो अभी इतना ही। अजीब दास्तांस के लिए, हाँ, जिसमें एक एस लगा हुआ है दास्तान के अंदर अंग्रेजी का, और ये रोमन का बहुवचन है दास्तान का, दास्तांस। तो चलते चलते फिर से मैं याद दिला दूं कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जाएं, मेरे लिए बाय मी ए कॉफ़ी ख़रीदें। और पिछले दिनों इधर 2-3 वीडियो में जिन 5 लोगों ने मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदी है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनके नाम नहीं लूँगा अभी, और एक बार उनसे बात कर लूँगा कि मैं उन्हें कोट करूँ या ना करूँ। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।
आप देखते रहें सिनेमा हॉल।